मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में अभी करीब 1 साल का समय बचा हुआ है, लेकिन अभी से चुनावी सरगर्मी तेज है। अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए नेताओं के दावों का सिलसिला चल पड़ा है। कांग्रेस ने कई बीजेपी विधायकों के कमलनाथ के संपर्क में होने का दावा कर दिया, तो वहीं कांग्रेस के इस दावे पर बीजेपी तंज कस रही है और कह रही है कि कांग्रेस दिन में भी सपने देखने लगी है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में अभी करीब 1 साल का समय बचा है, लेकिन प्री मॉनसून की तरह एमपी में प्री चुनावी सियासत तेज हो गई है। दोनों पार्टियों कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से दावों की झड़ी लग गई है। छिंदवाड़ा में पीसीसी चीफ कमलनाथ ने बड़ा दावा किया है। कमलनाथ ने कहा है कि उनके संपर्क में बीजेपी के कई विधायक और नेता हैं जो सोचते हैं कि उन्हें बीजेपी टिकट नहीं देगी, वो हमारे संपर्क में है। लेकिन कांग्रेस विधानसभा चुनाव के दौरान उम्मीदवारों के चयन में अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता देगी। कांग्रेस के संपर्क में भाजपा के बहुत सारे विधायक कांग्रेस के संपर्क में हैं, वो तो रहेंगे जो सोचते हैं जिनको टिकट नहीं मिलेगी, पर हम अपने संगठन को ही प्राथमिकता देंगे। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल ने तो कमलनाथ से 2 कदम आगे बढ़कर बयान दे दिया। अजय सिंह राहुल का दावा है कि 2023 विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के कई नेता कांग्रेस का दामन थाम लेंगे। अजय सिंह राहुल ने 2 महीने के भीतर नेताओं के नाम का खुलासा करने की बात भी कही है। 2023 के चुनाव के पहले कितने भाजपाई नेता जमीनी हकीकत को समझते हुए कांग्रेस में टिकट मांगने की कगार में रहेंगे, इसके बारे में खुलासा मैं 2 महीने बाद करूंगा। बीजेपी के आप देखिए, पता नहीं विधायक पुत्र, सांसद पुत्र, अभी कौन कौन शामिल होते हैं ये समय बताएं। वहीं कमलनाथ और कांग्रेस नेताओं के दावों पर बीजेपी ने पलटवार किया। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस दिन में सपने देख रही है और सपने देखने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही भूपेंद्र सिंह ने कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए कहा है कि एमपी और देश में अब कांग्रेस बची कहाँ है। जो पार्टी खत्म होने की कगार पर है, उस पार्टी में कौन जाना चाहेगा। जो लोग विपक्ष में रहते हैं वो इसी तरह की बातें करते हैं। देखिए, दिन में सपना कोई देखता तो इसके लिए कोई कानून तो बना नहीं सकते। तो सपने देख रहे हैं तो हमें क्या दिक्कत। देखो, सपने देखते देखते धीरे से यहाँ आ जाते हैं कांग्रेस के विधायक, और पूरे देश में कांग्रेस टूट रही है। तो ऐसे में कौन जो है वो कांग्रेस में जाएगा। बची कहाँ देश में कांग्रेस, जो कोई भारतीय जनता पार्टी का या किसी पार्टी का कांग्रेस में जाएगा। एमपी में चुनाव से पहले ही चुनावी बयानबाजी तेज हो गई है और दावों का दौर भी जारी है। ऐसे में किसके दावों में कितना दम है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन नेताओं के दावों ने प्रदेश में सियासी गर्मी तो जरूर बढ़ा दी है। छिंदवाड़ा से राजेश करमेले के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मध्य प्रदेश में तमाम सख्ती के बाद भी लगातार धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं। दमोह जिले में बाल गृहों की आड़ में धर्मांतरण का खेल जारी है। कहीं नाबालिग को पादरी बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही, तो कहीं मासूमों की धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का हनन किया जा रहा है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष का यह भी आरोप है कि अधिकारियों की मिली भगत से ये खेल जारी है। मध्य प्रदेश के रायसेन और दमोह जिले से सामने आया बच्चों के धर्मांतरण का मामला तूल पकड़ चुका है। पहला मामला रायसेन के गौहरगंज का, जहां बाल कल्याण समिति में 3 बच्चों के हिंदू नाम बदलकर मुस्लिम कर दिए गए और उन्हीं नामों पर आधार कार्ड भी तैयार करा दिया गया। खुलासा तब हुआ जब राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंका कानूनगो ने टीम के साथ दबिश दी। अब सामने आए तीनों बच्चों के पिता को भी सुनिए, आखिर बच्चों के साथ हुआ क्या। उनको इस प्रकार से इंडल्ज करना गलत एक्टिविटीज में, उनके दिमाग को ग्रूम करना पादरी बनाने के लिए ये गलत है, ये ट्रैफिकिंग है। हमने इसलिए ट्रैफिकिंग को मानते हुए इसकी एफआईआर दर्ज कराई है। दूसरे मामले में दिव्यांग बच्चों को एक इलीगल एंटिटी में रखा गया था, वो संस्थान रजिस्टर्ड नहीं था। जो हम वहां पहुंचे तो ताला लगा के संचालक भाग गए, बच्चों को रोलिंग शटर्स के अंदर बंद कर दिया। तो कितने साल से संघर्ष कर रहे थे अपने बच्चों को पाने के लिए आप? सर 2-3 साल तो किए, जब साहब मना कर दिए वहाँ पे मिल नहीं पाएंगे, तो सर हम भोपाल छोड़ के गाँव चले गए। तीनों बच्चे हैं आपके? तीनों बच्चे हमारे। अभी उनके आधार कार्ड मुस्लिम नामों से बना दिए, पता है आपको? हाँ सर, अभी अध्यक्ष साहब ने बताई कि मुस्लिम नाम से आधार कार्ड बन चुके। केवल रायसेन नहीं बल्कि दमोह से भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आया। प्रियंका कानूनगो की माने तो दमोह में ईसाई मिशनरी की संस्थाओं में बच्चों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। बताया कि डिंडोरी से लाए गए एक बच्चे को पादरी बनने की ट्रेनिंग दी जा रही थी।
अब पिछले दिनों में वो हमारे घर आने लगे, धमकाने लगे कि हमने आपको जो पैसा दिया था, उन्होंने मदद के तौर पे हमें पानी में डुबकी लगा के जो 32वां दिया था, उसके बाद में पैसा दिया था उन लोगों ने, तो उस पैसे को 4 गुना मांग रहे हमसे। तो हम दुकान करे वहाँ आके उनकी बेटी ने, सजी थॉमस ने, निधि ने और नैनन थॉमस ने, उनने आके हमें धमकाया है। और आए दिन वो रास्ते में कहीं मिलते हैं तो पैसे की बात करके आप चर्च नहीं आओगे तो आपको ऐसा कर देंगे, गलत गलत वो लगा के आरोप हम लोग के लिए फंसाने के लिए चाह रहे थे। मामला धर्मांतरण का है तो सियासत भी सक्रिय हो गई। मध्य प्रदेश के मंत्री भूपेंद्र सिंह कहते हैं देश प्रदेश में लगातार धर्मांतरण की कोशिशें हो रही हैं, तो कांग्रेस का आरोप की सरकार कानून का सख्ती से पालन नहीं करवा पा रही। तो धर्मांतरण अगर रुका है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद, कड़ा कानून बनने के बाद, तुष्टीकरण की राजनीति समाप्त करने के बाद ये धर्मांतरण पर काफ़ी हद तक रोक लगी है। परंतु अभी भी ऐसी शक्तियां हैं जो षड्यंत्र करके भारत की संस्कृति को खंडित करने की कोशिश कर रही हैं, भारत की राष्ट्रीयता को खंडित करने की कोशिश कर रही हैं। और इस तरह से भारत में एक बड़ा षड्यंत्र विदेशी ताकतों की, कुछ देसी ताकतों के सहयोग से चल रहा है। और इसके लिए हम अगर सजग और जागरूक नहीं हुए तो एक बड़ी चुनौती हम सबके सामने है। धर्मांतरण को लेकर बेहद सख्त कानून होने के बावजूद बच्चों का धर्मांतरण प्रशासन की नाक के नीचे हो जाए, चिंता का सबब तो है ही। सवाल इसलिए बड़ा हो जाता है कि बाल अधिकार संरक्षण आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक अवैध धर्मांतरण की खबर पहुंच गई, जबकि प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग बेखबर था। पुलिस प्रशासन और खुफिया तंत्र की भी ये नाकामी है। दमोह से धर्मेश पांडे, भोपाल से मनोज राठौर, शैलेंद्र भदौरिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और धर्मांतरण के इस मामले में चिंता की बात यह है कि चिंता इस खबर को देखने के बाद आपको, हमको हो रही है, और सरकार भी तो चिंता ही जता रही है। फिर काम कौन कर रहा है, नजर कौन रख रहा है, सवाल यह है। संघ प्रमुख मोहन भागवत के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर सियासत अब गर्म है। कांग्रेस संघ पर निशाना साध रही है और फूट डालो राज करो की नीति के आरोप लगा रही है। बीजेपी ने आरोपों पर पलटवार किया है और कहा है पहले संघ को समझ लो। संघ प्रमुख मोहन भागवत छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। जशपुर में आरएसएस प्रमुख ने दिलीप सिंह जूदेव की प्रतिमा का अनावरण किया। जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में भी शामिल हुए। संघ प्रमुख के इस दौरे पर सियासत शुरू हो चुकी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने आरएसएस पर निशाना साधा। मरकाम ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस का एजेंडा फूट डालो और राज करो का है, और जब जब इलेक्शन आते हैं तो वो अपने एजेंडे को लेकर उन राज्यों का दौरा करते हैं। देखिए, मोहन भागवत जी छत्तीसगढ़ आए, उनका स्वागत है, बशर्ते यहाँ सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास ना करें। छत्तीसगढ़ की धरा हम लोग सब भाईचारा के साथ रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी का और आरएसएस का हिडन एजेंडा होता है फूट डालो और राज करो की नीति। उस नीति पर ना चले। माननीय मोहन भागवत जी आने से हमें कोई परहेज नहीं है, मगर वो आते हैं तो हमेशा एक शंकाएं बनी रहती है। जब जब चुनाव नज़दीक आते हैं उन राज्यों का दौरा करके उनका जो एजेंडा है उस एजेंडे पे काम करते हैं, जबकि आरएसएस हमेशा कहती है हम कोई राजनीतिक दल के लोग नहीं हैं, हम लोग सांस्कृतिक, हम लोगों का राष्ट्रवाद की ओर हम जाने वाले हैं। मगर हमें लगता है कि जो पीछे से बैकअप आरएसएस करती है वो नहीं होना चाहिए। हम माननीय मोहन भागवत जी से अपील और निवेदन करेंगे। आरएसएस को लेकर मोहन मरकाम के बयान पर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। रमन सिंह ने नसीहत देते हुए कहा कि मरकाम पहले संघ को समझे और उसके बाद बात बोले। मोहन मरकाम को मालूम नहीं, संघ इस प्रकार की बातें न करता है, न उनके जीवन में है, न जीवन पद्धति में है। उनको संघ को पहले समझ लेना चाहिए, फिर बात करना चाहिए। संघ, यह कहा जाता है कि संघ हमेशा गैर राजनीतिक संघ है, लेकिन संगठन है, लेकिन बीजेपी से और सियासत से जुड़ाव जब कभी संघ प्रमुख का दौरा होता है। संघ 100% गैर राजनीतिक संगठन है। संघ में कहीं भी राजनीति नहीं होती। संघ समाज को आगे बढ़ाने के लिए, इस देश की एकता और अखंडता के लिए काम करने वाला ऑर्गेनाइजेशन है। समाज को जोड़ने का काम करता है, तोड़ने का।
संघ को लेकर लगातार बयानबाजी चल रही है। धर्मलाल कौशिक ने मरकाम के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि संघ मातृभूमि की सेवा करता है, देश को एक सूत्र में जोड़ने का काम करता है। कांग्रेस के संघ पर फूट डालो और राज करो की नीति अपनाने के आरोपों पर बीजेपी भड़क गई है। बीजेपी नेता केदार गुप्ता ने कहा कि संघ सौहार्द बिगाड़ता नहीं बल्कि समरसता लाता है। इस संघ को पहले समझना चाहिए और उसके बाद आशंका व्यक्त करना चाहिए। मातृभूमि की सेवा के लिए संघ का जो गठन हुआ है आज निश्चित रूप से राष्ट्रीय हमारा प्रबल हो रहा है और राष्ट्र एकता के सूत्र में बंध रहा है। मोहन मरकाम के इस बयान के क्या मायने निकाले जाए? संघ प्रमुख का दौरा भी होता है और खासकर ये देखिए, मोहन मरकाम को समझता है नहीं संघ के बारे में, और उसको समझना चाहिए, उसके बाद बयान देना चाहिए कि संघ क्या है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में हुई और तब से लगातार कांग्रेस क्यों भयाक्रांत है, क्यों भयभीत है, क्यों दहशत में रहती है, ये किसी के समझ में नहीं आया। आज 97 वर्ष पूरे हो गए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लगातार काम करते हुए, और कांग्रेस पूरे देश में राज करती थी, अब 2 प्रदेशों में बची है। कांग्रेस संघ प्रमुख के दौरे पर निशाना साध रही है, आरएसएस पर आरोप लगा रही है। बीजेपी भी इन आरोपों पर पलटवार कर रही है। संघ के नाम पर प्रदेश में सियासत काम पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। छत्तीसगढ़ की भानु प्रतापपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को सत्ता का सेमीफाइनल माना जा रहा है, क्योंकि उपचुनाव के बाद बीजेपी कांग्रेस 2023 के विधानसभा में सीधे आमने सामने होंगे। इस सीट पर कब्जे के लिए बीजेपी कांग्रेस अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। भानु प्रतापपुर विधानसभा सीट पर 5 दिसंबर को उपचुनाव होना है। कांग्रेस विधायक मनोज मंडावी के निधन की वजह से ये सीट खाली हुई है। इस उपचुनाव को छत्तीसगढ़ की सियासत का सेमीफाइनल माना जा रहा है, क्योंकि इसके बाद 2023 में विधानसभा का चुनाव होगा। इसलिए दोनों ही पार्टियां यानी कि बीजेपी और कांग्रेस भानु प्रतापपुर उपचुनाव में जीत के लिए जी तोड़ कोशिश कर रही हैं। जिताऊ उम्मीदवार को लेकर बीजेपी कांग्रेस में मंथनों का दौर जारी है, जहां कांग्रेस ने चुनाव समिति की बैठक के बाद मनोज मंडावी की पत्नी सावित्री मंडावी समेत 4 नामों का पैनल केंद्रीय चुनाव समिति को भेजा है, जिसमें सावित्री मंडावी का नाम सबसे आगे है। चुनाव समिति की बैठक के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि आलाकमान की मुहर लगते ही उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। मोहन मरकाम जी के अध्यक्षता में आज बैठक हुई और नामों पे चर्चा हुई और जो नाम कमेटी ने अनुशंसा की है उसको हाईकमान को भेज दिया गया है और मैं समझता हूँ 1-2 दिन में कैंडिडेट डिक्लेयर हो जाएगा। जो हाईकमान सील मोहर लगाएंगे वही हमारा कैंडिडेट होगा। और दूसरा, चुनाव संचालन समिति के बारे में भी चर्चा हुई, जिसमें हमारे अब दोनों प्रभारी हैं। एक तरफ मंत्रिमंडल के हमारे प्रभारी अनिला भेड़िया जी हैं, वहाँ के प्रभारी मंत्री, और दूसरा पीयूष कोसरे जी वहाँ संगठन की तरफ से प्रभारी हैं। अब इनको जिम्मेदारी दी गई है वो कमेटी बना ले, एक तो जिला स्तर पे कमेटी बने, ब्लॉक स्तर पे कमेटी बने और प्रदेश के चुनाव संचालन समिति इन दोनों बनाएंगे। वहीं बीजेपी में भी भानु प्रतापपुर उपचुनाव के लिए प्रत्याशी तय करने को लेकर मंथन का दौर जारी है। इसमें 5 नामों का पैनल तैयार कर केंद्रीय चुनाव समिति को भेज दिया गया है। इस बात की जानकारी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साफ ने दी है। बीजेपी ने भानु प्रतापपुर उपचुनाव के लिए प्रत्याशी चयन के लिए रामविचार नेताम, शिवरतन शर्मा, संतोष पांडे और रंजना साहू की सदस्यता वाली 4 सदस्यीय टीम बनाई थी। इस टीम ने भानु प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ ही बड़ी संख्या में अन्य लोगों से मुलाकात कर बातचीत की है। इसके बाद 17 नाम सामने आए, जिनमें से 5 नामों का पैनल तय किया गया। श्री रामविचार नेताम जी, श्री शिवरतन शर्मा जी, श्री संतोष पांडे जी, श्रीमती रंजना साहू जी, इन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ साथ बड़ी संख्या में अन्य लोगों से भी मुलाकात की, बातचीत की और उस बातचीत के दौरान 17 नाम विधानसभा प्रत्याशी के लिए उनके पास आए। उन नामों पर विचार करके 5 नामों का पैनल आज हम केंद्रीय चुनाव समिति को भेज रहे हैं। केंद्रीय चुनाव समिति उस पर निर्णय करेगी और वहां से प्रत्याशी की घोषणा होगी। वहीं भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव में आदिवासी समाज ने हर गांव से अपना एक उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है।
आदिवासी समाज के 30 से ज्यादा उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र खरीदे हैं। वहीं कांग्रेस के दिवंगत विधायक मनोज मंडावी के बेटे ने अपनी मां सावित्री मंडावी के लिए नॉमिनेशन पेपर खरीदे हैं। कथनी और करनी में अंतर है, क्योंकि आज आदिवासी समाज शोषित है, पीड़ित है और वो न्याय के लिए रोड की लड़ाई लड़ रहा है। इसलिए हमें बहुत पीड़ा है, क्योंकि हम आदिवासी कांग्रेस में रहे, अध्यक्ष बनकर पार्टी के काम किए, उस हिसाब से हमको ना कहना चाहिए कोई हमारे समाज को कोई लाभ हुआ, ना हमको लाभ हुआ। इसलिए हम बहुत पीड़ित हैं और हम सरकार को दिखाना चाहते हैं हमारी लड़ाई सरकार के साथ। 14 नवंबर को मेरे पिताजी का जन्मदिन है, तो उस अवसर में आज शुभ दिन हम मानते हैं। तो उस अवसर में हम आज उनके दिन के दिन आज फॉर्म लेने आए हुए हैं। और जिस हिसाब से क्षेत्रवासियों का उनके प्रति प्यार स्नेह दिखता है, तो हम भी चाहते हैं कि आगे स्नेह वैसी जैसे क्षेत्र वालों ने बनाया रखा है, उसको आगे ले जाने के लिए आज हमने उनके शुभ दिन में फॉर्म लेने आए हैं। साल 2018 में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ में हर साल उपचुनाव हुए हैं। दंतेवाड़ा, चित्रकूट, मरवाही और खैरागढ़ में सत्ताधारी कांग्रेस के उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की। पिछले 4 चुनावों में एकमात्र चित्रकूट सीट ही 2018 के आम चुनाव में कांग्रेस के खाते में थी। इन चुनावों में कांग्रेस का स्ट्राइक रेट 100% था। इस कार्यकाल में विधानसभा का 5वां उपचुनाव होगा। कांग्रेस इस स्ट्राइक रेट को बरकरार रखने की कोशिश में जुटी है। वहीं बीजेपी उपचुनाव में अपना खाता खोलने की तैयारी में है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि कांग्रेस उपचुनाव में अपनी जीत का सिलसिला क्या यूं ही बरकरार रखती है, या फिर बीजेपी को जीत हासिल होती है, या फिर आदिवासी संगठन दोनों पार्टियों का खेल बिगाड़ देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए बढ़ते आगे। बुरहानपुर में कांग्रेस के प्रवक्ता के मिश्रा ने विवादित बयान देकर प्रदेश की सियासत को फिर से एक बार गरमा दिया है। के मिश्रा यहां राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों का जायजा लेने के लिए आए थे, लेकिन इस दौरान मीडिया के सवालों के जवाब में के मिश्रा ने कहा कि बीजेपी में अब कोई मर्द नहीं बचा। के मिश्रा के इस बयान पर बीजेपी भी हमलावर हो गई और सोच समझकर बयान देने की नसीहत देने लगी। हमेशा ही अपने बयानों से विवादों में रहने वाले कांग्रेस प्रवक्ता के मिश्रा एक बार फिर से विवादित बयान दे चुके हैं। इस बार के मिश्रा ने बीजेपी को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी में अब कोई मर्द नहीं बचा है। पूरी बीजेपी में महिला होकर सुमित्रा महाजन अकेली मर्द निकली। ये बात के मिश्रा ने सुमित्रा महाजन के द्वारा राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ करने पर कही। के मिश्रा बुरहानपुर में राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा की समीक्षा करने के लिए पहुंचे थे। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर राहुल गांधी की तारीफ की थी और कहा था कि इस यात्रा से राहुल गांधी को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी में आदरणीय सुमित्रा महाजन जी महिलाओं के मर्द निकली हैं। बाकी के तो भाजपा में मेरी निगाह में कोई मर्द बचा ही नहीं है। उन्होंने जिस ढंग से राहुल गांधी जी की यात्रा के उद्देश्य की सराहना की है, मैं पूरी कांग्रेस पार्टी की ओर से उनके प्रति आभार और कृतज्ञता व्यक्त करूंगा और उम्मीद करूंगा कि सुमित्रा महाजन जी जिस गिलास में पानी पीती हों, उनका जूठा भारतीय जनता पार्टी के अन्य लोग भी एक एक घुट पानी पिएंगे, उनमें भी अपराध। के मिश्रा के विवादित पोल पर एमपी की सियासत भी अब गर्मा गई है। बीजेपी ने कांग्रेस प्रवक्ता पर तीखा हमला बोला और के मिश्रा को तोल मोल कर बयान देने की नसीहत दी। बीजेपी ने कहा कि राजनीति अपनी जगह है, अगर आप बड़ों का सम्मान करेंगे तो आपको सम्मान मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता हैं, देश की वरिष्ठ नेत्री हैं और लोकसभा की भी अध्यक्ष रह चुकी हैं। और जो कांग्रेस के लोग अपनी भाषा पर संयम नहीं रखते हैं, मुझे लगता है कि उनको अपने शब्दों को तोलकर बोलना चाहिए कि किसके लिए क्या बोला जा रहा है। और ये नेता तो वैसे भी अभी पूर्व में हमने सुना था उनको कि ब्राह्मण समाज को गाली देते हुए पाए गए थे। मेरा आग्रह है वरिष्ठ नेताओं के लिए सम्मानजनक भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए और मर्यादित भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। राजनीति अपनी जगह है, पर सम्मान वरिष्ठों का अगर आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपका सम्मान भी समाज में बनेगा। जब से एमपी में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तैयारी चल रही है, तभी से बीजेपी और कांग्रेस के बीच यात्रा को लेकर बयानबाजी का दौर जारी है और के मिश्रा ने एक बार फिर से विवादित बयान देकर सर्दी के मौसम में एमपी का सियासी पारा हाई कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आपने स्कूल तो कई तरह के देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको
सिंगरौली के एक ऐसे स्कूल के बारे में बताएंगे जो अपने आप में बेहद खास है। यहाँ पढ़ने वाले बच्चे इतने होनहार हैं कि वे एक साथ अपने दोनों ही हाथों से लिख सकते हैं। तो चलिए आपको भी लिए चलते हैं इस स्कूल की सैर पर। किसी भी इंसान के लिए एक हाथ से लिखना बेहद आम है, लेकिन जरा सिंगरौली के वीणा वादिनी पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले इन बच्चों को देखिए। दिखने में भले ही आम बच्चों की तरह ही लगेंगे, लेकिन इनकी खूबी इन्हें बाकी बच्चों से अलग करती है। यहाँ पढ़ने वाले सभी बच्चे अपने दोनों हाथों से एक साथ लिखने में पारंगत हैं, और ऐसे किसी एक भाषा में नहीं, बल्कि अपने दोनों हाथों से एक साथ एक से ज्यादा भाषा में लिख सकते हैं। सिंगरौली के जिला मुख्यालय से लगभग 15 किलोमीटर दूर स्थित है वीणा वादिनी पब्लिक स्कूल। यहाँ 100 से ज्यादा बच्चे शिक्षा लेते हैं। स्कूल में बच्चों को इस तरह की शिक्षा दी जाती है कि यहाँ पढ़ने वाले करीब सभी बच्चे ऐसा करने में सक्षम हैं। ये संभवतः देश का पहला स्कूल है जहाँ बच्चे इस करिश्माई तरीके से लिखते हैं। पहले मैं जब LKG में एडमिशन लिया तो मेरे गुरुजी ने एक हाथ से लिखना सिखाया, एक भी हाथ से लिखने नहीं जानता था। फिर राइट हैंड से हमको लिखने सिखाया, फिर धीरे धीरे करते करते लेफ्ट हैंड से सिखाया, फिर हम दोनों हाथों से लिखना सीख गए। आप कितनी भाषाओं को लिखते हैं अभी तक? 5-6 भाषा को लिख लेता। लर्निंग सेकंड से मतलब नर्सरी से लिखना स्टार्ट किया। पहले राइट हैंड से फिर लेफ्ट हैंड से लिखना स्टार्ट किया, और थर्ड में आया तो दोनों हाथ से लिखने लगा। अच्छा, कितनी भाषाओं को आप लिखते हो बेटा? 5-6। सिंगरौली के रहने वाली वीरांगत शर्मा ने 1999 में इस स्कूल की शुरुआत की थी। उन्हें देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से दोनों हाथों से लिखने की सीख मिली। इसी विद्या को आगे बढ़ाते हुए रंगत जी ने सिंगरौली में स्कूल शुरू करके इसका प्रयोग किया, और आज सभी बच्चे इस कला में पारंगत हो चुके हैं। हालांकि मनोचिकित्सक इस मामले में वैज्ञानिक तर्क देते हैं। देखिए, ऐसा होता है कि हमारा जो ब्रेन है वो 2 हेमिस्फीयर में, 2 हिस्सों में होता है, लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर। और जब हम अगर हम दाहिने हाथ से लिखते हैं तो हमारे ब्रेन का लेफ्ट हेमिस्फीयर डोमिनेट होता है, ज़्यादा काम करता है, और अगर बायां हम लेफ्ट हैंडेड हैं तो दाहिना हेमिस्फीयर। ऐसे बच्चों को इनके स्कूल में या इनके द्वारा इतनी अच्छी ट्रेनिंग और ब्रेन ट्रेनिंग दी गई है, जिसकी वजह से कि उनके ब्रेन के दोनों हिस्से बराबर काम कर रहे हैं। वैज्ञानिक तर्क चाहे जो भी हो, लेकिन एक साथ कई भाषाओं का ज्ञान होना और एक साथ अपने दोनों हाथों से लिख पाना, ये इन बच्चों को बाकी बच्चों से अलग बनाता है, और इस स्कूल को भी। न्यूज़ 18 के लिए सिंगरौली से राज द्विवेदी की रिपोर्ट। और चलते चलते अब आपको दिखाते हैं पहाड़ों पर हुई सफेद बर्फबारी की तस्वीर। ये सफेद अटैक से आप मान लीजिए जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल तक भारी बर्फबारी हो रही है। बर्फ की चादर से पुंछ, गुलमर्ग, डोडा, लाहौल स्पीति समेत कई शहर ढके हुए हैं। इन शहरों में हर तरफ बर्फ की चादर ही नजर आ रही है, हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है।